नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक कृतिका से मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहले एक वीडियो इस पाठ को समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए बनाई गई है। आशा है आपने वो देखी होगी। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है, क्यों? इसमें दो शब्द आए हैं, अनुभव और अनुभूति। प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो घटना को देखकर उसको एक्सपीरियंस करके होता है, जिसमें आप प्रत्यक्ष होते हो। एक अनुभूति होती है कि आप महसूस करते हो कि कोई चीज हुई है, क्या घटना। ये जो अनुभूति होती है, लेखक कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसकी अपेक्षा अनुभूति यानी जो घटना हुई है उसको जब फील कर लेते हैं, महसूस करते हैं, तो वह लेखन में बहुत अधिक मदद करती है। वह अनुभूति संवेदनाओं पर आधारित होती है और कल्पना और संवेदना मिलकर उस सत्य को अपने साथ महसूस करती है। अनुभव की अपेक्षा जो अनुभूति होती है उससे हृदय के भाव बाहर निकल जाते हैं और वह लेखन में मददगार साबित होते हैं। वह लेखक को लिखने के लिए प्रेरित भी करती है। इसीलिए अनुभूति का अलग महत्व है, विशेष महत्व है। अगला प्रश्न, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा की विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? लेखक हिरोशिमा की बम विस्फोट को अखबारों में पढ़ चुका था। वह जापान यात्रा के दौरान वह सब चीजों को देख रहा था। जो पीड़ित लोग थे, जिनका इलाज हो रहा था, भयानक स्थिति को वो जान रहा था। तभी उसे एक पत्थर दिखा जिसके ऊपर एक छाया बनी हुई थी, एक व्यक्ति की छाया बनी हुई थी, जो ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति यहाँ पर उस समय होगा जब विस्फोट हुआ है और उसने उस विस्फोट ने व्यक्ति को भाप बनकर उड़ा दिया। इस प्रकार उसे झुलसा दिया। लेखक को जो वह अनुभूति हुई उससे उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया और उनके हृदय को झंझोर दिया और वह विस्फोट का भोक्ता बन गया। उन्होंने इतना महसूस किया कि शायद वो वहीं पर ही खड़े हैं जब ये सब घटना हो रही थी। अगला प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ? यह इन आधारों पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित करने वाली बातें होती हैं आंतरिक विवशता, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, संपादक या प्रकाशक का जो आग्रह होता है, उनकी जो डिमांड होती है, वो सब लिखने के लिए प्रेरित करती है लेखकों को। अगला प्रश्न है, किसी रचनाकार की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस प्रकार उत्साहित कर सकते हैं? तो किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन कई बार संपादकों के दबाव और आग्रह के कारण उन्हें लिखना पड़ता है, परंतु जो उनकी मन की व्यवस्था है, व्याकुलता है, वही मूल कारण होता है, वही उनके लिखने का मूल कारण होता है। प्रश्न नंबर 4, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? यह बाह्य दबाव हो सकते हैं आर्थिक लाभ की इच्छा, सामाजिक परिस्थितियां, संपादकों का आग्रह और कुछ अलग
प्रस्तुत करने का जो प्रेशर होता है। अगला प्रश्न है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र का कलाकार होता है, रचनाकार होता है, उन्हें प्रभावित करते ही हैं। चाहे निर्देशक का दबाव रहता हो, चाहे श्रोताओं का दबाव रहता हो, चाहे अपनी इच्छा या ग्राहकों को पसंद का दबाव रहता है, या फिर कुछ अलग करने का दबाव होता है, तो हर क्षेत्र में कलाकारों पर लेखक को जैसे रचनाकारों का दबाव रहता है, ऐसी अन्य लोगों को भी दबाव बना रहता है। कुछ अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत या बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। आप कैसे कह सकते हैं? लेखक जब अखबारों में हिरोशिमा के बारे में पढ़ता था और विस्फोट से जो पीड़ित लोगों को उन्होंने जापान घूमने जाने पर देखा, जब लेखक जापान घूमने गया तो हिरोशिमा पे उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे बहुत पीड़ा हुई। उन्हें देखकर वह पहले भी ये सब देख चुका था, सुन चुका था, अखबारों में पढ़ चुका था, तो वो अनुभव कर रहा था। फिर जब उसे ज्यादा अनुभूति हुई घटना स्थल को देखकर, जब उसे अधिक अनुभूति हुई, तब उसे दोनों प्रकार से दबाव पड़ा लिखने के लिए, कविता लिखने का प्रभाव और दबाव पड़ गया। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ-कहाँ और किस प्रकार होता है? देखिए, हिरोशिमा की जो घटना हुई है वो परमाणु विस्फोट की वजह से हुई है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बात सही है कि विज्ञान का दुरुपयोग हुआ है, भयानक दुरुपयोग हुआ है, इसी वजह से हिरोशिमा की घटना हुई है। विज्ञान का दुरुपयोग और कहाँ-कहाँ होता है? तो जैसे वायुयान होते हैं, उनसे हमें सुविधा तो है, यात्रा की सुविधा तो है, लेकिन वातावरण प्रदूषित होता है। गाड़ियां और जो अन्य वाहन हैं, उनसे वह विज्ञान की देन है, लेकिन उनसे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान से हम अपने अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं। अंगों को दान करना या ग्रहण करना हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से लोग अंगों का व्यापार करना चाहते हैं और ये मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। अगला और अंतिम प्रश्न, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान के दुरुपयोग रोकने के लिए आप क्या भूमिका निभाएंगे? तो हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हमें विज्ञान से सिर्फ उपयोगी कार्य करने चाहिए, जहाँ दूसरे को या हमें स्वयं को कष्ट हो, वहाँ उसे त्याग देना चाहिए और हमें थोड़ा सा धैर्य रखकर और सुविधापूर्वक विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हथियार बनाए हैं विज्ञान ने, तो वो विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए होने चाहिए। टीवी पर जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसका एक टाइम निर्धारित होना चाहिए कि हम इतनी देर के लिए ही देखेंगे, इससे हमारी आंखें और हमारा वक्त दोनों सुरक्षित रहेंगे। लोगों को जागरूक करना चाहिए हमें, ताकि जो हम विज्ञान से संबंधित जो गैजेट्स हैं उनका दुरुपयोग ना कर सकें। आशा है आपको पाठ मैं क्यों लिखता हूँ यह समझ आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।